Friends, this is the video number 3 of magnetic effect of current and magnetism। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है वो अपने आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड वो बना रहा है उसकी डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और कैसे हम उसको उस पर एनालिसिस करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड का जो शेप है वो कैसा है उसकी हमने एनालिसिस की। ठीक है बेटा जी। अब यहाँ पर आप आज पढ़ेंगे हम लोग कि दो साइंटिस्ट यहाँ पर हैं, बायट एंड सेवर्ट्स। इन दोनों ने मिल करके जो करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन किया इन्होंने कि किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है उसकी वैल्यू क्या है, उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। तो इसीलिए उन्होंने लॉ दिया कि तो मैग्नेटिक फील्ड का उन्होंने कैलकुलेशन किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी शेप और साइज़ का अगर कंडक्टर हो तो हम बायट सेवर्ट की हेल्प से वहाँ पर किसी भी पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमारे पास देखो ये कंडक्टिंग वायर हमने लिया हुआ है। ठीक है ना। अभी अपने आसपास ये कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना रहा है क्योंकि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है। अब हमने क्या किया, देखो इसको हमने मान लो बैटरी से कर दिया कनेक्ट। मान लो हम लोग बैटरी से कर रहे हैं कनेक्ट, तो हमने इसको मान लो यहाँ से बैटरी से कर दिया कनेक्ट। ये नेगेटिव बना दिया और ये पॉजिटिव बना दिया। इस वाई को यहाँ पर हमने कर दिया कनेक्ट। ठीक है ना। अब कनेक्ट करने के बाद आपने क्या देखा, इसमें जो है करंट फ्लो करने शुरू हो गई। मान लो करंट इसमें से आई फ्लो करना स्टार्ट कर गई। यहाँ भी करंट क्या फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है। अब अगर इस कंडक्टिंग वायर एक्स वाई वायर में जो है आई करंट फ्लो कर रही है, अब ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। तो मान लीजिए रैंडम कोई पॉइंट आपने लिया, यहाँ पर कोई पॉइंट आपने ले लिया पी। क्या यहाँ पर इस पॉइंट पी पर क्या ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा? यस, बना रहा होगा क्योंकि आपने देखा है ऑब्जर्वेशन और स्टेट का। तो अब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए बायट सेवर्ट की बात आई। बायट सेवर्ट ने अपने लॉ से ये एक्सप्लेन किया कि हाउ कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है बेटा जी। तो अब देखते हैं, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इन्होंने, अब देखो ये जो कंडक्टर आपका है रैंडम शेप और साइज का है, इसमें करंट की डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। ठीक है ना। आप चाहते हो कि एक्स वाई जो सेगमेंट है इसकी वजह से इस पॉइंट पर क्या टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसका कैलकुलेशन करना। ठीक है ना। लेकिन बायट सेवर्ट ने जो कैलकुलेशन किया है वो कैसे किया है उसके बारे में उन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर डेवलप हो रहा है उसको उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया। ठीक है बेटा जी। उन्होंने क्या किया, उनका जो कैलकुलेशन, उनका जो फार्मूला आएगा वो उन्होंने करंट एलिमेंट लिया। ये लिखा हमने ना करंट एलिमेंट, मतलब उन्होंने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट कट किया, छोटा सा इनफाइनेटेसिमली स्मॉल एलिमेंट कट किया। उस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पर क्या मैग्नेटिक फील्ड है उसका कैलकुलेशन उन्होंने किया। ठीक है ना। डायरेक्ट फार्मूला पूरे के पूरे वायर की वजह से नहीं आने वाला है। तो आप ये समझो कि लिखा हुआ है दिस लॉ गिव्स द मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इन सराउंडिंग ऑफ अ करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट का क्या मतलब हुआ, मान लो आपने एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ कट किया ऐसे ऐसे, ये बहुत ही छोटा है लेकिन मैंने क्या है आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाया इसलिए क्योंकि आपको दिखे। इसकी जो लेंथ हमने लिया है ये DL है और करंट तो इसमें आई फ्लो कर रही है। अब ये स्ट्रेट वायर की तरह हो गया। कैसा हो गया, स्ट्रेट वायर की तरह हो गया, छोटा सा एलिमेंट हो गया। इस छोटे से वायर की वजह से इस पॉइंट पी पर क्या मैग्नेटिक फील्ड है उसका कैलकुलेशन किया था बायट सेवर्ट ने। और वो मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल लोगे और उसको पूरे के पूरे वायर पर जब इंटीग्रेट कर दोगे तो आप टोटल वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है पी पॉइंट पर, टोटल मैग्नेटिक फील्ड वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपने लॉ आपको समझ में आएगा उन्होंने क्या किया। तो उन्होंने करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट किया। तो क्या है देखो, अब बेटा इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, आई फ्लो कर रही है। इसी को बोलते हैं करंट एलिमेंट। छोटा जो सेगमेंट हमने लिया इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट 2। ठीक है बेटा जी। अब आपने कहा
कि हमें पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। तो आपने कहा सर कि मान लो, तो पी पॉइंट पर आपने क्या किया, यहाँ करंट एलिमेंट से आपने पी पॉइंट पर का जो पोजीशन वेक्टर है उसको ड्रॉ कर दिया। मान लो ये आर डिस्टेंस पे है, क्योंकि पॉइंट को आप डिस्प्लेस करोगे तो फील्ड की जो वैल्यू है वो चेंज होगी, पता आपको है। जितना आप दूर जाओगे वायर से उतना फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। क्लियर। अब अगर कोई आपसे पूछे कि करंट ऐसे फ्लो कर रही है, वाई से एक्स की तरफ जा रही है, तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसे निकलेगी, तो आप कहोगे सर राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेंगे। जिस डायरेक्शन में करंट जा रही वहाँ पर थंब रखेंगे और अपना जो 4 फिंगर है, जब हम क्या करेंगे, जो हमारा कर्व फिंगर है वो देखेंगे वो अंदर की तरफ जा रहा है, यानी पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड डायरेक्शन होगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी। क्या होगी? इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगी। और जो मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पर लिखेंगे वो लिखेंगे डीबी। डीबी क्यों लिखा हमने बेटा जी? बी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से करते हैं डिनोट। यहाँ डीबी क्यों लिखा? डीबी इसलिए लिखा बेटा क्योंकि स्मॉल एलिमेंट की वजह से हम फील्ड निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो फील्ड निकल के आएगी वो आपकी डीबी निकल के आएगी, ये ठीक है ना। छोटा एलिमेंट निकाल के बाद में हम इंटीग्रेट कर लेंगे अगर कोई हमें पूरे वायर से पूछा जाएगा तो ये बायट सेवर्ट ने कहा। और जो ये आपका जो करंट एलिमेंट आपका है, ये जो आपका करंट एलिमेंट है ना, ये छोटा सा डीएल करंट एलिमेंट है, इसका जो एंगल है, ये जो आर है, आर और इस डीएल के बीच का जो एंगल हमने लिया, ये एंगल हमने लिया थीटा। ठीक है बेटा जी। ये पोजीशन वेक्टर आपका है, ये पोजीशन वेक्टर आर है और ये डीएल है। और डीएल की डायरेक्शन को हम करंट की तरफ लेते हैं। डीएल भी आपका वेक्टर ही माना जाए, क्योंकि आपका डीएल क्यों माना जाएगा वेक्टर बेटा जी? क्योंकि आपने बहुत ही छोटा एलिमेंट लिया है और स्ट्रेट वायर हो जाएगा वो। तो डीएल की जो डायरेक्शन है वो करंट के अलोंग ही मानी जाएगी। ठीक है बेटा जी। अब थीटा हो गया। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। और पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है। कहाँ है? अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ इस पॉइंट पर क्या होगी, मान लो कोई रैंडम पॉइंट यहाँ ले लिया, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो कहोगे सर आउटवर्ड होगी। आप थंब को वायर के अलोंग रख करके आप अपने 4 फिंगर को घुमा के देख सकते हो। तो लेफ्ट राइट साइड से फिंगर आपकी एंटर करेगी और लेफ्ट से आपकी फिंगर जो है, जो कर्ड फिंगर है वो बाहर निकलती दिखाई पड़ेगी। सर्कल बनेगा ना बनेगा, इस तरीके से आप बता सकते हो। ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो करंट एलिमेंट आपने जो लिया है ना, वो डीएल लिया है। इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है? आई करंट फ्लो कर रही है। लेंथ क्या है? डीएल है। ठीक है ना। तो क्या ऑब्जर्वेशन देखा गया कि पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बाद में उसको वेक्टर से हम लोग उसको जोड़ देंगे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट पी, ये आपका जो डीबी है ना, ये डीबी, ये जो है इसका जो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे अभी, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो प्रोपोर्शनल है बेटा जी करंट आई की। ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया कि अगर हमने करंट को डबल कर दिया, ये पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है, हमने अगर इस वायर में करंट को अगर इस वायर में करंट को डबल किया तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जा रही है। ऐसा ऑब्जर्वेशन देखा गया। ठीक है ना। तो कहा गया कि जो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा कि वायर में करंट कितना फ्लो कर रहा है। ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक, क्योंकि वास्तव में पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से ही बन रहा है। तो करंट को अगर हमने बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ा हुआ दिखाई पड़ा। तो उन्होंने कहा कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल टू आई बनेगा। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन कि उन्होंने क्या किया, इस लेंथ को, डीएल बहुत ही छोटी लेंथ है ना, जो करंट यहाँ पर इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो कर रहा होगा? डाउन साइड, एक्स से वाई फ्लो कर रहा होगा। जितना ज़्यादा चार्ज का फ्लो होगा, जितना ज़्यादा क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा, उतना ही अधिक करंट होगी, और जितना अधिक करंट होगी उतना ही अधिक क्या होगी, तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये आप समझ गए। फिर उन्होंने देखा कि जैसे ही इस लेंथ को थोड़ा सा बड़ा किया, जो इस छोटा सा एलिमेंट आपने करंट एलिमेंट जो आपने कट किया था, इसको थोड़ा सा उन्होंने बड़ा किया। जैसे ही इसको मान लो उन्होंने डबल कर दिया, डीएल को डबल कर दिया, डबल करते ही जो पोर्शन आपको मिला, डबल करते ही उस अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं वायर में,
मान लो 10 इलेक्ट्रॉन हैं। जब इसको आपने डबल कर देंगे तो अब बताओ जो एलिमेंट आपने कट किया उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बढ़ जाएंगे ना बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ चार्ज बढ़ जाएंगे बढ़ जाएंगे। तो देखा कि जैसे ही उन्होंने लेंथ को बड़ा किया वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी डबल हो गई। मतलब लेंथ को डबल किया तो फील्ड की वैल्यू भी डबल हो गई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकल के आया कि जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो प्रोपोर्शनल हो गया किसके, डीएल के। जो करंट एलिमेंट आपने जो कट किया हुआ डीएल एलिमेंट उसको बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है बेटा जी। अब आगे बढ़े वो लोग कि भाई क्या अगर हम इस पॉइंट को दूर करते हैं, दूर लेके जाते हैं या नज़दीक लेके जाते हैं तो क्या फील्ड की वैल्यू में इफेक्ट आता है? तो देखा गया बिल्कुल आ रहा है। जैसे जैसे हम इस पॉइंट पी को दूर लेके जाते हैं, वायर से दूर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होने लगी, और जब हम नज़दीक लेके आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ने लगी। श्योर है कि जब जो पॉइंट वायर के नज़दीक होगा वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है ना। और जब इन्होंने कैलकुलेशन किया तो इन्होंने देखा कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, कि मतलब यह है कि अगर डिस्टेंस को हम 2 टाइम्स बढ़ाते हैं तो फोर्स जो है 4 टाइम्स से कम हो जाता है। इसे बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है बेटा जी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है। मतलब जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टेंस के हिसाब से 1/r² के हिसाब से चेंज हो रही है। ठीक है ना। अगर हमने आर को डबल कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 4 टाइम कम हो जाएगी। ये चीज़ ऑब्जर्व किया गया। ठीक है ना। इसके बाद अब अगले पॉइंट में जब मैग्नेटिक फील्ड की डेप्थ में गए, उसकी एनालिसिस किया उन्होंने, तो उन्होंने एक चीज़ और पाई क्या कि ये जो थीटा है ना, मतलब इस पॉइंट को आप यहाँ ले गए, मान लो यहाँ ले गए आप, यहाँ ले गए आप, यहाँ ले गए आप, यहाँ ले गए, ऐसे इसको लेते गए आप इसके पोजीशन को चेंज करते गए, मतलब थीटा को। जब मान लो जो इसी वायर के अलोंग आप आ गए, कोई पॉइंट मान लो आपने यहाँ ले लिया, अब बताओ जब पॉइंट आप यहाँ ले लोगे तो ये लाइन इसी पे आ जाएगी, तो देखो आर और एल के बीच का एंगल आपका 0 हो जाएगा, है ना। घुमा करके आप लेके आए ना, इधर लेके आए, तो थीटा कम होते हो जब थीटा आपका डीएल और आर के बीच में जब एंगल 0 हुआ तो पॉइंट वायर पे ही आ जाएगा ना। वायर पे से आपका ये वायर आपका मान लो इसे स्ट्रेट वायर ले लो आप, ये कोई क्या है पॉइंट आपका यहाँ पर है पी पॉइंट, ये एंगल आपका थीटा है ना बेटा जी। और मान लो कि ये आपका डीएल एलिमेंट है। जब थीटा को ये रोटेट करते 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 जब बिल्कुल वायर के अलोंग लेके चले आए, पॉइंट मान लो यहाँ आ गया, अब ये पॉइंट क्या है, इसी डीएल के अलोंग आ गया बेटा जी। तब इस पॉइंट पर जब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन किया तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपका 0 आ गया। मतलब वायर के अलोंग, अगर स्ट्रेट वायर है उसके अलोंग कोई पॉइंट आप लो, चाहे वायर पे लो, चाहे वायर के ऊपर की तरफ लो, चाहे नीचे की तरफ लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान देना इस पर। वायर के अलोंग अगर कोई पॉइंट आपने ले लिया तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 आ गई। और जैसे इस पॉइंट को हम दूर लेते गए, दूर लेके जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं, फील्ड की वैल्यू बढ़ती गई। जैसे हम पहुंच गए किस पर, 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री पर पहुंचते ही फील्ड की वैल्यू हो गई मैक्सिमम। अगर इधर से आप आए ऐसे घूम करके, ऐसे घूम के आ रहे हो, तो अगर यहाँ पर 0 थी, अब आप पॉइंट को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, अब आ गए 90 डिग्री पर, पॉइंट यहाँ आ गया, तो अब हो गई मैक्सिमम। फिर अगर आप चाहो तो ऐसे रोटेट करो, पॉइंट को आप यहाँ लेके आए, यहाँ लेके आए, फिर वायर के पास पहुँचे, तो जैसे आप वायर के अलोंग आ रहे हो, मतलब थीटा की वैल्यू बेटा जी, तो आपने देखा कि थीटा की वैल्यू क्या हो रही है। थीटा की वैल्यू जब थीटा 0 हो रहा है तो डी भी आपका 0 हो जा रहा है, और थीटा जब 90 हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो जा रही है। तो बताइए बेटा जी, साइन टर्म यहाँ आने वाला है कि कॉस टर्म यहाँ आने वाला है ना। जब साइन आपका, जब एंगल 0 है, जब एंगल आपका 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है। जब एंगल आपका 90 डिग्री है तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी मैक्सिमम है। ये ऑब्जर्वेशन देखा गया, इसलिए कहा गया कि थीटा पर भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, डिपेंड कर रही है। किस तरीके से डिपेंड कर रही है, जब थीटा 0 है तो फील्ड 0 है, जब थीटा 90 है तो फील्ड आपका मैक्सिमम है। ये साइन में आएगा, साइन 0 0, साइन 90 1।
आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। ये भी देखा गया, तो बाद में कहा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है पॉइंट पी पर, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। ये 4 ऑब्जर्वेशन जब पाए गए तब इन्होंने इसको लेकर के अपना लॉ बना दिया और कहा कि इन्होंने यहाँ पर इक्वेट किया। फिर इन्होंने कहा कि पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड का, जो स्केलर पॉइंट क्वांटिटी आएगी आपको, वो आएगी प्रोपोर्शनल क्या आएगी, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये ठीक है ना। इसके बाद अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को रिमूव करने के लिए हमें कांस्टेंट लेके आना पड़ा। तो जो कांस्टेंट इनका मिला इनको, वो मिला आपका मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या आया, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट टर्म है, और ये बना आपका आई रियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म आ गया। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में बना पढ़ा होगा कि क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है बेटा जी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसी होती है ना। के क्या आपका है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कांस्टेंट आता है वो क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है। और मैग्नेटिक फील्ड के केस में जो कांस्टेंट आएगा वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आएगा। यहाँ पर जो आपके पास एप्सिलॉन नॉट है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पर जो म्यू नॉट है, देखो ध्यान से, इन दोनों के बारे में आप ध्यान सोचना बेटा जी। यहाँ भी कांस्टेंट आया है, यहाँ भी कांस्टेंट आया है, लेकिन यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आया, यहाँ पर म्यू नॉट आया हुआ है। अब मान लो 4 पाई मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट क्या होता है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अभी बताता हूँ इसकी मीनिंग क्या है 1 बाई 1 करके। तो ये आपके पास ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, शायद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही, क्योंकि न्यूमेरिकल खूब आएंगे इस पर। अगर कोई डाउट होगा तो हमसे डिस्कस करना बेटा जी, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बेटा जो आपका ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट की गई है वो 10⁻⁻7, ठीक है ना, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, इसको मैं दिखा दूंगा आपको। ये इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, पूरी की पूरी वैल्यू। ये म्यू नॉट की वैल्यू नहीं है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आपका म्यू नॉट है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये चीज़, ठीक है बेटा जी। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ME है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि ये जो कांस्टेंट की वैल्यू मैंने निकाली है पूरी की पूरी, अगर कोई पूछता है आपसे कि बताइए कि जो आपका म्यू नॉट है उसकी यूनिट क्या होगी, तो उसकी यूनिट क्या होगी, टेस्ला मीटर पर एम्पियर होगी। टेस्ला मीटर पर एम्पियर कैसे निकालोगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर को ये सब नीचे कर दोगे तो आप निकालोगे, तो आपको टेस्ला मीटर पर एम्पियर की वैल्यू आपको उसकी यूनिट मिल जाएगी। 10⁻7 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो डिस्कस करेगा बेटा जी। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है बेटा। तो बेटा म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। तो जो म्यू नॉट की वैल्यू होगी, है ना बेटा, तो उसको लिख सकते हो आप लोग 4 पाई 10⁻⁻7, ठीक है ना। वही आपका टेस्ला मीटर पर एम्पियर और वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ये कोई भी यूनिट आपसे पूछ सकता है वो। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए कि हमें इसको कैसे पॉइंट आउट करना है। तो ये तो आपकी बात हो गई। और ये आपका जो फार्मूला निकल के आया उसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ कि DB = म्यू नॉट अपॉन
4 पाई, है ना, IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हर बच्चे को याद होना चाहिए, हर बच्चे को हमेशा याद होना चाहिए। ये छोटा अमाउंट आ गया। अब अगर कहोगे सर कि तो आपने जो है स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहाँ पर निकाला, तो पूरे वायर से क्या होगा, पूरे वायर से आपको दिया होगा, उसकी लिमिट दी होगी, वायर जैसा भी दिया होगा उसका अपर एंड लोअर एंड की लिमिट दी होगी, हम इंटीग्रेट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। वो बाद में जब कोई एप्लीकेशन पार्ट आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बायोट सेवर्ट ने जो कैलकुलेशन किया था वो एक करंट एलिमेंट की वजह से जो फील्ड है उसका कैलकुलेशन किया था, ठीक है बेटा जी। अब देखो, तो क्या यहाँ पर जो फील्ड आप निकाले हो, क्या ये फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि ये जो फार्मूला आप यहाँ निकाले हो ये तो स्केलर फॉर्म हो गया। अब वेक्टर फॉर्म कैसे कैलकुलेट करोगे उसको हमें देखना है। मैं आपको बता दूँ एक बात बिल्कुल क्लियर कि राइट हैंड थंब रूल से तो आपने डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लिया, किसका, DB की जो डायरेक्शन उसको निकाल लिया आपने। लेकिन आप इस बात को याद रखो कि डायरेक्शन को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में जो भी पैरामीटर मैक्सिमम आप कैलकुलेट करोगे सब के सब क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड है, क्योंकि साइन थीटा सब में आने वाला है। जहाँ भी साइन आता है तहाँ पर हम क्रॉस ले लेते हैं, कॉस आता है तो हम डॉट ले लेते हैं, आपको पता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में जितने भी मैक्सिमम पैरामीटर आपको मिलेंगे वो सारे के सारे क्रॉस प्रोडक्ट पर ही बेस्ड हैं। और आपको बता दूं मैं, आप जानते हो कि अगर एक वेक्टर आपका यहाँ पर मान लो A है और यहाँ पर एक वेक्टर आपका B है, ये एंगल आपका थीटा है, ये आपका वेक्टर A है, ये आपका वेक्टर B है। अब आपसे पूछूं कि A क्रॉस B किधर जाएगा, A क्रॉस B की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपको पता है कि सर हम अपने क्या करते हैं, कर्व फिंगर को A से लेके B तक घुमाते हैं, और जो हमारा थंब होता है वो क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B देगा, है ही नहीं बेटा जी। आप घुमा के देख सकते हो ना, A पर रखो अपना 4 फिंगर रखो और कर्व करो कहाँ, B की तरफ, तो थंब आपको ऊपर ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। तो A क्रॉस B की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे आपको पता है, ठीक है बेटा जी। अब आप बताइए यहाँ पर आपके पास 2 वेक्टर है, एक तो वेक्टर आपका R है ना। अब ये जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इनवर्ड डायरेक्शन है। कहाँ पर है, इनवर्ड डायरेक्शन है। तो आप बताइए यहाँ पर DL और R इन दोनों का क्रॉस लेना है, क्योंकि हमें जब भी हम डायरेक्शन के फॉर्म में लिखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो आपको देखना पड़ेगा ना कि मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लो इनवर्ड डायरेक्शन में है तो किसका किसका क्रॉस लेने के बाद आपका थंब जा रहा है इनवर्ड में, क्योंकि क्रॉस तो लेना ही, क्योंकि साइन थीटा आया हुआ है। तो R है और DL है। अगर R पे अपना 4 फिंगर रखा आपने और DL की तरफ आपने रोटेट किया तो आपका थंब ऊपर चला जाएगा। तो R क्रॉस DL कभी भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को नहीं बताएगा, क्योंकि थंब ऊपर चला गया और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, आपकी अंदर की तरफ है। तो अपने 4 फिंगर को आपको DL पे रखना होगा और R की तरफ रोटेट करना होगा। तो DL और R की तरफ जब उसको रोटेट करोगे 4 फिंगर को, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर, आपका थंब जो है ना वो अंदर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। जिसका मतलब कि अगर क्रॉस करना है तो भाई थंब को तो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, है ना। जब आप क्रॉस की बात करते हो तो आप कहोगे सर DL क्रॉस R, तभी आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी अलोंग द थंब। तो अगर इसको हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो हम कैसे लिखते हैं, देखो अगर इसको वेक्टोरियल हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें वेक्टोरियली तो कैसे करेंगे, वेक्टोरियली, ठीक है ना। सबसे पहले हमें ऊपर R लेके आना पड़ेगा, क्योंकि R नहीं रहेगा तो हम DL क्रॉस R कर ही नहीं सकते हैं, या जो भी आप करते हो। तो R आप लेके आओगे तो आप कहोगे सर DB इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, IDL साइन थीटा इंटू R। ऊपर अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे भी क्या है, हमने R को करना पड़ेगा, जो होगा तुम्हारा R क्यूब हो जाएगा, है ना बेटा जी। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना बेटा जी, IDL R साइन थीटा। अब DL और R का जब क्रॉस, DL R साइन थीटा क्या होगा, DL क्रॉस R होगा, पता ना आपको। तो क्या लिखेंगे इसको यहाँ से, अब इसको लिखेंगे वेक्टर के फॉर्म में
क्या होगा वेक्टोरियली क्या होगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो कहते हो होगा आई जो कहते हो ये होगा डी एल क्रॉस आर अपॉन होगा तो आपका आर क्यूब। क्या डी एल क्रॉस आर ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल करेगा, क्योंकि आपका ये डी एल आपका है, मान लो ये आपका है डी एल जिसमें करंट फ्लो कर रही है, और ये आपका मान लो आर है, यहाँ पर इस पॉइंट पर ये आपका आर है, और फील्ड कहाँ है अंदर की तरफ, वो राइट हैंड थंब रूल से आपने निकाल लिया है कि करंट ऊपर है, थंब रख दिया और नॉक अंदर की तरफ आपने कर्व किया तो फील्ड इस पॉइंट पर अंदर की तरफ आप जान गए। तो बताइए आप किसको क्रॉस करना होगा? डी एल, अब ये एंगल थीटा आपका है तो डी एल क्रॉस करके देखो आप, जो आप पहले आप क्रॉस में जो रूल लगाते हो डायरेक्शन मिलती है डी एल क्रॉस आर की, तो डी एल क्रॉस आर करोगे, डी एल क्रॉस आर कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा, मतलब डी एल क्रॉस आर की वही डायरेक्शन है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इसलिए यहाँ पर क्या हमने इसको वेक्टोरियली हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया डी एल क्रॉस आर करके। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। और म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट मैग्नेटिक फील्ड के केस में आता है, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आता है। म्यू नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अलग अलग मीडियम में म्यू नॉट की वैल्यू अलग अलग होगी, डिपेंड करेगा, मतलब ये भी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है मीडियम पर डिपेंड कर रही है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो हमसे बेटा वो डिस्कस करेगा। और जो स्पीड ऑफ लाइट थोड़ा बता देते हैं कि जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है सी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो स्पीड ऑफ लाइट को जब डिफाइन किया गया है तो 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि म्यू नॉट भी आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों की वैल्यू वहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये होता आपका है, जब कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू फ्री स्पेस में रख करके पूरा का पूरा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है रखेंगे तो आएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको पता है, तो यहाँ से आप बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकते हो। आई थिंक इस वीडियो में आपको चला होगा कि बायोट एंड सेवर्ट ने क्या कैलकुलेशन किया और किस तरीके से उन्होंने फार्मूले को डिराइव किया। और किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे वो डिस्कस कर लेगा। ठीक है बेटा जी, आगे हम फिर से इसको हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद कुछ इसके एप्लीकेशंस हैं जिनको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।